रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टोक्योमेट्री है। स्टोक्योमेट्री को एक्सप्लेन करने से पहले हम क्या क्या जानते हैं। वी नो अबाउट एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। इसके अलावा आप मोल और एवोगाड्रोस नंबर के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि आप केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में अंडरस्टैंड कर सकें। इसके लिए जो टॉपिक है वो है स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री जो है ये एक्चुअली दो वर्ड्स, अगर आप इसकी एटोमोलॉजी पे जाएं तो दो वर्ड्स से मिलकर बना है। स्टोकियोन, इसका माना होता है एलिमेंट्स। मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। अगर आप इसकी वर्ड मीनिंग्स पे जाएं तो इसका मतलब होगा एलिमेंट्स टू मेजर। Now let's come to know about the definition of stoichiometry. That branch of chemistry which deal with, किसके साथ डील करती है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में जो क्वांटिटी का वर्ड है ये हम तीन चीजों के लिए यूज करेंगे। एक, मैस के लिए, दो, मोल के लिए, नंबर तीन, वॉल्यूम के लिए इन केस ऑफ गैसेस। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो आपको क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देती है। किस किस के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देगा? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं। वो सब्सटेंसेस जो हम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं उसको बोलते होते हैं रिएक्टेंट्स, और वो सब्सटेंसेस जो एरो की दूसरी साइड पे लिखी जाती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। आपने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना है तो आपकी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। ये हमारी स्टोक्योमेट्री की डेफिनेशन है। अब आते हैं कि केमिकल रिएक्शन की क्या कोई लिमिटेशंस होती हैं? तो इसका आंसर है यस। दो तरह की चीज़ें हैं। एक है केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में परफॉर्म करना, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क। और एक होती है केमिकल रिएक्शन जो है वो बोर्ड पे, पेपर पे लिखना, ये होता है थ्योरेटिकल वर्क। स्टोक्योमेट्री जो है ये आपके पास थ्योरेटिकल वर्क के अंदर लिया जाता है। तो हमारे पास कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? तो इसकी तीन लिमिटेशंस हैं। पहली, वेदर द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस आर नॉट। हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन आपने बोर्ड पे लिख दिया लेकिन एक्चुअली वो परफॉर्म ही ना हो एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि ये थ्योरेटिकल वर्क है। एक्सपेरिमेंटल वर्क आप लेबोरेटरी में जाकर करेंगे। हो सकता है आपने इक्वेशन बनाई कोई, वो एक्सपेरिमेंटली प्रोडक्ट में चेंज ही ना हो। तो हमें केमिकल जो रिएक्शन है बोर्ड पे लिख लेने के बाद ये श्योरिटी नहीं होती कि वो एक्चुअली होगा या नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है? कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। अब बोर्ड पे आपको ये तो नहीं पता चलेगा, पेपर पे ये तो नहीं पता चलेगा किस
टेम्परेचर पर और किस प्रेशर पर कितनी क्वांटिटी के साथ आपने ये जो है वो रिएक्शन परफॉर्म कर, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। नंबर 3, आपको बोर्ड पे और कौन सी चीज नहीं पता चल सकती, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैं यहां पे कोई रिएक्शन लिख देता हूं, वो रिएक्शन की स्पीड क्या है, ना तो पेपर पे आपको समझ आ सकती है, ना आपको समझ आ सकती है बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। मैं यहाँ पे कोई भी रिएक्शन लिख देता हूँ, C+O2 इट मेक्स CO2, उसकी स्पीड क्या है जी बनने की, तो ये आपको बोर्ड पे या पेपर पे नहीं पता चल सकती, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये इसकी 3 लिमिटेशंस होती हैं। अब आते हैं स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स कहते किसे हैं। स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स यानी हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स होती क्या है, तो आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स in a balanced chemical equation. These are known as stoichiometric amounts. For example, हमारे पास H2 प्लस O2, इससे बन रहा है H2O। आपने कंडीशंस पूरी करनी है। स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात हो रही है, यहां पे अगर आप देखें हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, क्या इधर भी 2 है, तो इसका आंसर है नहीं। तो आपको इसको साथ इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 के साथ इधर भी, और हाइड्रोजन के भी कितने हो गए 4। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये जो H2 के सामने है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट या मोल। O2 के सामने यहाँ पे कितना है 1 मोल, और यहाँ पे हमारे पास H2O के सामने क्या लिखा हुआ है 2। तो इसको हम 2 नाम देते हैं, या तो मोल कह लें या कोफिशिएंट कह लें। हमारे पास इक्वेशन ये बता रही है, अगर आप इसके 4 ग्राम लेते हैं, 4 ग्राम का मतलब है कितने मोल हाइड्रोजन आपने ली, 2 मोल। आप इसके लेते हैं 32 ग्राम्स, 32 ग्राम्स ऑफ O2 का मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ O2। तो यहां पे वाटर कितना बनेगा 36 ग्राम। वाटर का मोलर मास होता है 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 ग्राम। तो यहां पे देखिए ये है स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स। इक्वेशन ये बता रही है इसके 4 ग्राम लेने हैं और इसके कितने ग्राम यूटिलाइज करने हैं 32 ग्राम। तो आपके पास कितने ग्राम पानी वाटर जो है वो प्रिपेयर होगा 36 ग्राम। इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। क्लियर होगी बात। अगर आप ये कहते हैं कि सर हम 4 की बजाय कितना ले लें जी 2 ग्राम, तो इक्वेशन बता रही है अगर मैं इसके 2 ग्राम लेता हूं, से ले लेते हैं जी इसके 2 ग्राम्स, अगर आप इसका हाफ करते हैं तो इसका भी आपको कितना लेना पड़ेगा हाफ, मीन कितने ग्राम लेने पड़ेंगे 16 ग्राम। तो यहाँ पे वाटर भी कितना पैदा होगा, इसका हाफ 18 ग्राम। ये नहीं हो सकता कि इसके 2 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्ट करके 36 ग्राम ऑफ वाटर बना दे। क्यों, इट इज अगेंस्ट, ये स्टोकियोमेट्री के अगेंस्ट है। ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। पहली अजम्पशन क्या है, ऑल द रिएक्टेंट्स are changed into the products, are changed into the products। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो सारे का सारा किस में चेंज हो गया है, प्रोडक्ट्स में। दूसरी अजम्पशन क्या होती है, नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस, नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस।
कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे मिलके बनता है CO2। ये हमने अज्यूम कर लिया कि सारे का सारा CO2 ही बना है। यहाँ पे फिर सोचिएगा, क्या इस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता? तो इसका आंसर है बनता है, लेकिन हमने अजम्पशंस ये ली है कि हमारा जितना भी रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो गया है, प्रोडक्ट में। और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जी कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। तो इसलिए ये हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती बात कि जी कोई साइड प्रोडक्ट ना बने, लेकिन हमने अज्यूम किया है चूंकि हमने स्टोकियोमेट्रिक जो है वो कैलकुलेशंस करनी है। इस दौरान आपको कुछ लॉज जो है वो फॉलो करने हैं। कौन कौन सी लॉ? पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है क्या? mass can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form. दूसरा लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है क्या? इफ ए सैंपल, if different samples of the same compound obtained, then there is a fixed ratio by mass present between atoms of different element in a compound. अगर आप एक सैंपल डिफरेंट एक ही कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल्स ले लें तो उनके डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो मैसेज की रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब आते हैं डेफिनेशन के उस पार्ट की तरफ जिसको मैंने कहा था क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। और मैंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में क्या कहा था? मैंने कहा था क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मीन 3 क्वांटिटीज, मैस, मोल, और थर्ड वन थी वॉल्यूम इन केस ऑफ गैसियस सिस्टम। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में हमारे पास है मैस मैस रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? अगर आपको रिएक्टेंट्स की मैसेज का पता है देन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए आप प्रोडक्ट्स की मैसेज को निकाल सकते हैं। एंड वाइस वर्सा हमारे पास है मैस मोल रिलेशनशिप। अगर आपको रिएक्टेंट्स के मैसेज का पता है तो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू प्रोडक्ट के मोल निकाल सकते हैं एंड उलट भी कर सकते हैं। एक है हमारे पास मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर आपको रिएक्टेंट्स के मैसेज का पता है तो आप प्रोडक्ट के क्या निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट में मौजूद वॉल्यूम इन केस ऑफ गैस वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इन रिलेशंस में से कुछ रिलेशंस को हम इस एग्जाम्पल में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रही है? वो कहता है आप नंबर ऑफ ग्राम्स यानी पोटाशियम सल्फेट जो कि आपके पास प्रोडक्ट में है इसकी मैस इन ग्राम निकालें। आपको दिया उसने क्या है? आपको उसने दिया है 14 ग्राम KOH। यानी आपको जो चीज दी गई है वो है रिएक्टेंट का मैस और आपको उससे पूछा क्या जा रहा है? प्रोडक्ट का मैस। प्रोडक्ट का मैस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले गिवन डाटा हमारे पास क्या है जी? मैस इन ग्राम हमारे पास क्या है? मैस इन ग्राम्स ऑफ KOH वो है 14 ग्राम। तो मोलर मैस ऑफ KOH क्या होगी? हमारे पास बनेगी 39 पोटाशियम का, ऑक्सीजन का 16 जमा 1 दैट विल बी इक्वल टू 56 ग्राम पर मोल। अब आपके पास मोल्स ऑफ KOH आ जाएंगे।
मोल किसके बराबर होता है? मैस इन ग्राम, दैट इज 14 ग्राम। मोलर मैस कितना है? 56 ग्राम पर मोल, दैट इक्वल टू, ग्राम से ग्राम कैंसल, 0.25 मोल। यहां पे आपके पास रिएक्टेंट के मोल आपने निकालिए। अब आते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जरा यूज करें। तो हमारे पास यूज करते हैं जी। कैसे यूज करेंगे इसको? तो इक्वेशन ये बता रही इसके 2 मोल, इसके कितने मोल बनते हैं? जरा मैं यहाँ पे इक्वेशन की रेशो बना लूं। इसके 2 मोल हो, इसका 1 मोल प्रिपेयर होता है। इक्वेशन ये बता रही है। तो अगर इसका 1 मोल हो, इसके कितने मोल प्रिपेयर होंगे? 1/2। आपको KOH गिवन कितना है? 0.25। तो 0.25 में कितने प्रिपेयर होंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, दैट इक्वल टू 0.125 मोल। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास रिएक्टेंट्स का मैस था, इसका कितने ग्राम था? 14। आपने किसके मोल निकाल लिए? प्रोडक्ट के मोल। मैस मोल रिलेशनशिप आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है? आपने मैस ऑफ K2SO4 अगर निकालनी है तो आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, मोल वाला। मोल बराबर होता है मैस इन ग्राम और मोलर मैस। आपने मैस इन ग्राम निकाली तो ये मोलर मैस इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास मोल की वैल्यू कितनी इसकी आई? 0.125 मल्टीप्लाई बाय K2SO4 का क्या निकाल ले? मोलर मैस। तो ये हमारे पास राउंड अबाउट पोटाशियम का 39/2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 4 बार 64। तो ये हमारे पास बनेगा 78। ये 2K है, K2SO4 है। 8 8 2 10 4 14, 7 1 8, 8 3 11 और 6 17। 174 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स जो है वो आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 21.7 ग्राम। जी माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में ढेर सारी कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।